जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आज के जो मॉडर्न हिस्ट्री में आज के जो टॉपिक होने वाले हैं, गांधी जी के बारे ये में जो जितने भी आंदोलन जो किए गए हैं, उनके जीवन परिचय लेते हुए और इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं आज इस वीडियो में कवर किया गया है और आपके पीटी और मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें बिना स्किप के हुए। आप इस वीडियो को देखना है तो देखना है, क्योंकि आपको ये कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। तो ये करमचंद गांधी जो थे उनके फादर श्री कहाँ के दीवान थे, तो राजकोट पोरबंदर के दीवान थे। बांकानेर है ना, राजकोट पोरबंदर और बांकानेर के ये दीवान रहे थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था, तो ये गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा पूछ रहा है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से संपन्न हुआ था, तो राजकोट से संपन्न हुआ था, है ना। राजकोट से प्राथमिक शिक्षा मिला हुआ था। और गांधी जी किस कॉलेज से पढ़ाई किए थे, तो गांधी जी किस कॉलेज से पढ़ाई किए हुए थे, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से किए हुए थे। और ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। कॉलेज की पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज से भावनगर से किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश से किया था, तो ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से किए थे, इंग्लैंड से ये बैरिस्ट्री का डिग्री के लिए हुए थे, पढ़ाई किए हुए थे। गांधी जी की अल्प उम्र जो 13 साल की उम्र में विवाह किसके साथ में हो गया था, तो कस्तूरबा गांधी जी के साथ इनका विवाह 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह हो गया। और गांधी जी के बड़े पेट जो बेटे जो थे, ज्येष्ठ पुत्र जो थे, हीरालाल गांधी इनका बड़े पेट बेटे के नाम थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में, अब इस उम्र को समझिए, जिस उम्र में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी 24 साल की उम्र में 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका का डरबन गए थे, तो गुजराती व्यक्ति अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 24 साल के ये गांधी जी 1893 में कहाँ जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं, डरबन में गए थे। तो इस बात को समझिएगा कितनी बड़ी बात है। 24 साल की उम्र में गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद 24 साल की उम्र में ये मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे गुजरात में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किए हुए थे 1894 में। नटाल इंडियन कांग्रेस पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो ये आपको ध्यान रखेंगे 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के में भाग लिया था, देखिए भाग लिया था, यहाँ पर ध्यान रखें, भाग लिया था कब, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में लिए थे, और अध्यक्षता किए थे 1924 में किए हुए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब भाग लिए थे कब, कोलकाता अधिवेशन 1901 में भाग लिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वर्ष जो है किस वर्ष जो है 1901 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म की स्थापना की, लॉ फर्म की स्थापना 1901 में जोहान्सबर्ग में किए हुए थे। और जहां पर वे कब तक रहे थे, वहां पर जोहान्सबर्ग में 1903 में जो है 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा जो किया गया था, वो 1910 तक ले वहां पर जोहान्सबर्ग लॉ फर्म में रहे हुए थे। गांधी जी ट्रस्टशिफ्ट सिद्धांत कहाँ से लिया था, तो गांधी जी के द्वारा जो है एक सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था, ट्रस्टशिफ्ट जो सिद्धांत जो है, ये दक्षिण अफ्रीका में 1903 में द लॉ ऑफ ट्रांसशिप पर आधारित ये जो था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, गांधी जी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम का नाम है, तो गांधी जी के द्वारा प्रथम आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम जो है, फिनिक्स आश्रम जो है गांधी जी का प्रथम आश्रम का नाम पूछेगा, तो फिनिक्स आश्रम जो है इसका नाम याद रखेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे, तो ध्यान रखेंगे डरबन में आपको 1904 में गांधी जी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे, फिनिक्स आश्रम, तो डरबन में किए थे। और इस प्रकार गांधी जी के द्वारा जो किया गया था प्रथम आश्रम
फिनिक्स आश्रम डरबन में 1904 में किए हुए थे। गांधी जी के जो उनके बारे में जो सत्य कथन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त किया था, बिल्कुल बात सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 साल की उम्र में हो गया था, ये भी बिल्कुल बात सही है। उसके बाद जो तीसरा बात जो किया गया है कि उन्हें विधि की परीक्षा इंटर द इंटरनल टेम्पलर टेम टेम्पल से लंदन से किए हुए थे, बिल्कुल बात सही है। ये लॉ की पढ़ाई आपको लंदन से किए हुए थे, द इंटर टेम्पल से किए थे। द इंटर टेम्पल जो है कॉलेज विश्वविद्यालय से ये विधि की पढ़ाई किए हुए थे। वे रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस किस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, किस व्यक्ति के पुस्तक से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो रस्किन के पुस्तक से सबसे ज़्यादा गांधी जी प्रभावित थे। ऑन टू द लास्ट पुस्तक से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे गांधी जी। महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित जो है समाचार पत्र का नाम पूछ रहा है। तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किस समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे? इंडियन ओपिनियन का समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा। ये समाचार पत्र का द इंडियन ओपिनियन किसका समाचार पत्र? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वही गांधी जी जब रेलवे में जब सवारी कर रहे थे, तो उन्हें है ना दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से जबरन फेंक दिया गया था? तो पीटर मारिट्ज़बर्ग से फेंक दिया गया था। पीटर मारिट्ज़बर्ग से उन्हें गांधी जी को फेंक दिया गया था। यानी कि एसी क्लास था और एसी का टिकट था, वहाँ पर भेदभाव के चलते इनको फेंक दिया गया था, रंग भेद का सामना करना पड़ा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक ले रहे थे? 21 साल तक ले गांधी जी रहे थे। 1893 से लेकर 1915 तक ले आपको गांधी जी थे। जब दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी जब आए हुए थे, है ना, तो 9 9 जनवरी को भारत में थे 1915 में, और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने एक सेवा धर्म जो नाम से सेवा धर्म अपनाए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में अपनाए थे। गांधी जी सेवा धर्म कहाँ अपनाए थे? तो सेवा धर्म से किस व्यक्ति का संबंध है? गांधी जी का सेवा धर्म कहाँ अपनाए थे? दक्षिण अफ्रीका में अपनाए थे, दक्षिण अफ्रीका में। देखेंगे ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, सुनिएगा क्या है। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उसके द्वारा दिशा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। एक गांधी जी का स्टेटमेंट था, मेरे प्रत्येक लघुत्तम क्रियाकलाप उसके द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह गांधी जी का स्टेटमेंट था, ये कथन था गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत, गांधी जी का राम राज्य युगल का जो सिद्धांत जो था सत्य और अहिंसा। गांधी जी का युगल का जो सिद्धांत जो था राम राज्य के जो किस सिद्धांत पर ये फॉलो करते थे? सत्य और अहिंसा का ये मानने वाले व्यक्ति थे, और यही सत्य और अहिंसा ही राम राज्य का कल्पना था। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही यही अहिंसा होता है। सत्य की प्राप्ति ही अहिंसा इसका मतलब है। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा है? तो गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया है। सत्याग्रह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह, सेवाग्राम हो गया, ये भी सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, है ना। आगे बात करते हैं गांधी जी का सत्याग्रह किन दो दो कार्यों से जुड़ा हुआ था? सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो दो कार्यों से आपका सत्य और अहिंसा से जुड़ा हुआ है। कोई सत्याग्रही ही अहिंसा के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो कोई सत्याग्रही ही अहिंसा के द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। तो इनका मानना था अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए, जो अत्याचारी जो है आप पर अत्याचार कर रहे हैं उसको हृदय को परिवर्तन करिए, यही आपको सत्य और अहिंसा की मार्ग बताता है। आगे बात करते हैं गांधी जी के द्वारा जो है गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा?
सबसे लास्ट में क्या गांधी जी अपनाते थे? तो हड़ताल करना। गांधी जी राजनीतिक पहले आप रिक्वेस्ट की भावना से बात करते थे, बहुत रिक्वेस्ट होने के बाद, नहीं मानने के बाद गांधी जी भूख हड़ताल मतलब कि हड़ताल करते थे। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गांधी जी के जो है अहिंसा का सबसे क्रूरतम रूप गांधी जी ने किसको माना है? तो गरीबी को जो है गरीबी को माना हुआ है। गांधी जी क्रूरतम रूप किसको माना है? तो गरीबी ही अस्थायी रूप से जो है अस्थायित्व जो है बनाया हुआ है। यही सबसे बड़ा अहिंसा का क्रूरता रूप है, गांधी जी का मानना था। गांधी जी के अनुसार सही की बात करते हैं, सत्याग्रह के द्वारा उद्देश्य जो है शत्रुओं को हृदय को परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना, यह गांधी जी का सोच था। सत्याग्रह का सत्य और अहिंसा है। सत्याग्रह के जो क्या शस्त्र क्या है? सत्य और मतलब कि शस्त्र जो है शस्त्र क्या है? अहिंसा ही है। अगला पॉइंट है सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रह को जो है संकल्प में क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। सत्याग्रह को विद्रोहियों के प्रति द्वेष भाव नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह को भी जो विरोधी जो है उसके प्रति कोई मनमुटाव, कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। ये गांधी जी का मानना था। गांधी जी का सर्वोदय का तात्पर्य क्या है? गांधी जी के द्वारा सर्वोदय का तात्पर्य जो था, सर्वोदय का जो तात्पर्य था, अछूतों और दलितों का उदय करना, यही सर्वोदय का उदय था। सर्वोदय से क्या समझते हैं? तो गांधी जी ने सर्वोदय का मानना था, अछूतों और दलितों का उदय करना, यह सर्वोदय था। आगे बात करते हैं गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका बताया था? सेल्फ कंट्रोल, है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में आत्मनियंत्रण। तो परिवार नियोजन कैसे तरीका बताया? तो आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो महात्मा गांधी किसके? तो दार्शनिक अराजकता के ये समर्थक रहे हैं। तो ये दार्शनिक फिलॉसफी में ये विश्वास रखते थे गांधी जी। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक समान सहमति पाई जाती है, वो कौन सी है? तो गांधीवाद और मार्क्सवाद में एक सहमति पाई जाती है, वो कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज विहीन समाज के ये दो है। मार्क्सवाद और गांधीवाद में दोनों में सहमति है। किस पर सहमति है? तो अंतिम लक्ष्य के रूप में राज विहीन की कल्पना, है ना, राज विहीन की कल्पना की बातें मार्क्सवादी और गांधीवादी में दोनों में सिमिलर है। गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन पर हम लोग बात करते हैं। सत्य कथन जो है समाजवादियों में व्यक्तिवादी एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये जो है गांधी जी के संदर्भ में कथन की बातें बोलते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी के अनुसार, है ना, राजनीतिक में तात्पर्य क्या है? राजनीतिक में तात्पर्य क्या है? तो जन कल्याण की सक्रियता, है ना। गांधी जी में राजनीति का तात्पर्य क्या समझा है? तो गांधी जी के राजनीतिक में तात्पर्य का मतलब बताए हुए हैं जन कल्याण की सक्रियता। गांधी जी ने राजनीतिक को जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था वे कौन सी विशेषता नहीं था? सत्ता की बातें गांधी जी के ये राजनीतिक में ये बातें नहीं था। राजनीतिक का मतलब जन कल्याण की सक्रियता ही राजनीतिक है। गांधी जी राजनीतिक ठेकेदारों जैसे कि राजनीतिक संगठनों को उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? जूडिस ब्राउन ने किया है। कौन किया है? जूडिस ब्राउन ने किया है। गांधी जी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत जो है किस पर है? तो ये किसके प्रतिपादित किया? जूडिस ब्राउन ने किया है। जूडिस ब्राउन ने किया है। कौन कहते थे कि क्या कहते थे? गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं। तो ये गांधी जी का मतलब था कि गलत साधन हमें किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है, सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकती है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कौन सा सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे? वो कौन से जो है प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत,
है और राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता है। जो नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से कैसे सही हो सकता है, ये महात्मा गांधी का मानना था। गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य पद्धति का सबसे सर्वाधिक प्रभाव किनका रहा है? तो गांधी जी के जो है दार्शनिक कार्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावित किनका रहा है? तो जॉन रस्किन का रहा है ना? डेविस थोरो का रहा है, लियो टॉल्स्टॉय का रहा है। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था कि उनकी कुछ ऐसे गहन धारणाएँ हैं, उनकी सबसे गहन धारणाएँ ऑन टू द लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होता है और इस पुस्तक ने उन्हें जीवन को बदल डाला और इस पुस्तक का वह संदेश दिया जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। तो व्यक्ति का कल्याण करके सबका कल्याण ही निहित होगा। तो व्यक्ति का कल्याण ही सभी का कल्याण है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये अनटू द लास्ट पुस्तक में और रस्किन के पुस्तक से ये बात गांधी जी को बोध हुआ था, ये बातें समझ में आया था। तो व्यक्ति का कल्याण हम करेंगे तो ये जन कल्याण ही होगा। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी किसके के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जाने जाते थे? तो भारतीय राजनीति की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध अपनाए हुए थे। निष्क्रिय विरोध अपनाए हुए थे, इसलिए गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज ये जो है किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष जो है हिंद स्वराज लिखा था? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखे हुए थे। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखते हैं, कब लिखते हैं? 1909 में लिखे हुए थे। तो ये हिंद स्वराज जो है 1909 में गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। तो ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया था, गुजराती भाषा में। ध्यान रखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान से इस वीडियो को देखते चलना है। गांधी जी के पदार्पण से पूर्व जो है जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटना ने प्रभावित किया था? तो ये जो घटना जो था 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने प्रभावित किया था। चीन के बक्सर आंदोलन ने और आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन ने किया था और जापान रूस के युद्ध में जापान की विजय ने, ये जो है प्रमुख घटना पहले से ही घटा हुआ था। तो ये 1898 में इटली अबिसिनिया का युद्ध हुआ था। चीन के साथ बक्सर आंदोलन हुआ था, ध्यान रखेंगे। आयरलैंड की क्रांति भी हुआ था और रूस जापान ने के युद्ध में जापान की विजय हुआ था। आगे बात करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जो है 2 दशक विदेश में रहने के बाद कब आए थे? मतलब कि 21 साल रहे थे, है ना? 20 साल 21 साल हो गया तो 2 दशक हो गया, तो 1915 में आए थे, 9 जनवरी को। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1915 में किस महीने में गांधी जी जो है नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपनी सफल आंदोलन के लिए आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी किया हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत की तरफ आए हुए थे, भारत आ गए थे। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी, ये राजनीतिक गुरु पूछिए या उपदेशक पूछिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु या उपदेशक रहे हैं। किसने महात्मा गांधी को दिशा निर्देश दिया था, आदेश दिया हुआ था क्या कि भारत में वह 1 साल तकले खुले कान खुले कान और मुंह बंद कर व्यतीत करो। माने कि खुले कान और मुंह बंद करके भ्रमण करो भारत में। तो ये गोपाल कृष्ण ने बोले हुए थे, अगर तुम्हें भारत में कुछ जानना है तो खुले कान और मुंह बंद कर अपना 1 वर्ष तक ले भारत का भ्रमण करो। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को यह शिक्षा दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राजनीतिक में प्रवेश से पूर्व जो है एक वर्षों में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की गांधी जी ने सलाह किसको दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए हुए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा जो स्थापित साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में जो है किया हुआ था 1915 में। साबरमती जो 1915 में स्थापित किए हुए थे।
में इस आश्रम को स्थापित किए थे, चौकोरबार क्षेत्र में। चलिए अब चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं। चलिए गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह तो आप तो जानते ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के अधिवेशन में चंपारण के सत्याग्रह के बारे में बताया गया था राजकुमार शुक्ला ने। अपने यूरोपियन अपने यूरोपियन नील बगावत मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का कौन सा ध्यान आकर्षित किए थे? तो राजकुमार शुक्ला जी ने किए हुए थे। साबरमती का वास्तविक नाम क्या था? साबरमती का वास्तविक नाम है सत्याग्रह आश्रम। साबरमती आश्रम का क्या नाम है? सत्याग्रह आश्रम है। इस बात का ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? तो बनारस बीएचयू के उद्घाटन के समारोह में फरवरी 1916 में महात्मा गांधी ने जन भाषण पहला बार आपको बीएचयू में दिए हुए थे। अखिल भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम कौन था? तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक जो कदम था चंपारण सत्याग्रह 1917 था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिन्हें उन्हें सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था? सबने अवज्ञा 1900 में प्रयोग किए हुए थे, तो ये चंपारण सत्याग्रह। आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ शुरू किए थे? तो ये चंपारण में प्रथम सत्याग्रह अभियान शुरू किए थे। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं और वर्तमान में वो कौन सा भारतीय राज्य है ना? तो ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिहार में ही किया गया था। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा जो चल रहा था, तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग से नील की खेती कराना, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा का खेती नील का कराना, यही तिनकटिया पद्धति थी। आगे बात करते हैं गांधी जी चंपारण आंदोलन क्या था? तो नील कृषकों की समस्या के समाधान हेतु ये गांधी जी का चंपारण में सत्याग्रह था। नील किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी ने प्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी का साथ दिया था? तो गांधी जी के जो साथ देने वाले व्यक्ति जो थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर और मोहन देसाई और नरहरि पारेख और जेपी कृपलानी और मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, ये इम्पोर्टेंट लोग ने, है ना। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेपी कृपलानी, मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, ये चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख इनके साथी बने हुए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के कौन सा साथ नहीं थे? तो रविशंकर व्यास नहीं थे। चंपारण आंदोलन से कौन से व्यक्ति नहीं थे? तो जयप्रकाश भी नारायण नहीं थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में जो कर रहे थे उनका विरोध कौन किए थे? एनजी रंगा ने विरोध किया था। एनजी रंगा ने। महात्मा गांधी ने बंधुआ किसानों को मुक्ति कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? चंपारण में तिनकटिया व्यवस्था चलाए हुए थे। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों के असंतोष जो है सम्मिलित होना था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो रजिम महात्मा गांधी थे। कौन नेता थे? नील आंदोलन के प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हुए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कथन क्या है? यह किसानों से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल बात सही है। तिनकटिया प्रथा के विरोध में संचालित किया गया था, बिल्कुल बात सही है। राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी इनमें से महात्मा गांधी का सहयोग दिया था, बिल्कुल बात सही है। सारा बात सही है। अब बात करते हैं चंपारण जो है, चंपारण में जो है चंपारण कृषकीय जांच समिति जो किया गया था, कृषक की जो जांच समिति एक बैठाया गया था, पैनल बैठाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एफ जी सलाई जो थे, ये चंपारण की कृषकीय जांच समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बना थे? एफ जी सलाई इसको बनाया गया था। सलाई सचिव किसको बनाया गया था? तो MEL टैनर को बनाया गया था। और सदस्य इसमें कौन कौन थे? चंपारण कृषकीय जांच समिति में जो कौन सदस्य थे? महात्मा गांधी सदस्य और राजा
हरिप्रसाद नारायण सिंह थे, और डीजे डीजे रीड थे, और एलसी आदमी और जी रैनी ये प्रमुख जो था चंपारण के कृषि को जांच करने के लिए सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में और सचिव के रूप में ये समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि बगान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा जो है किसानों से वसूली की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट, और उनके द्वारा कितने परसेंट की राशि वापस करने की बात किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 25%। चंपारण सत्याग्रह में 25% ध्यान रखेंगे। किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी होगी तो उनके साथ ये अच्छा व्यवहार होगा, ये गांधी जी का मानना था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार न करना, ये विदेशी नीति में ये काम था, और कुटीर का गांधी जी ने बढ़ावा दिया था। कोई सरकार तब तक ले सेवा का उपकार है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को बर्दाश्त झुकाने का प्रयास करती है, तब वह दमन और अवतार औजार बन जाती है। और इसलिए जिस जिस समय जनता में उस आतंक तक भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का हो, तब तक वह दमन भी समाप्त हो जाती है। यह कथन जो था इतना बड़ा, तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट दिए हुए थे। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जो है के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यह नाम को संबोधित कर दिए हुए थे। 1917 में वो कौन सा महात्मा गांधी के चंपारण के पहुंचने के उपलक्ष्य में 100वीं उनकी वर्षगांठ मनाई गई थी। 2017 में 100 वर्ष हो गया था। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय और छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों के दुर्दशा को प्रकाशित किया था? पीर मोहम्मद मुनीस ने किया था। पीर मोहम्मद मुनीस ने इस बात को उजागर किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी वस्तु की मृत्यु की आलिंगन बन जाती है यदि उसे श्रद्धा की तरह अपनाया जाए? तो ये महात्मा गांधी का बात था। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अहमदाबाद के मिल मजदूरों की बात करते हैं। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था? भूख हड़ताल पूछेगा और यह हथियार के रूप में प्रयोग था। तो अहमदाबाद के मिल मजदूर फरवरी मार्च 1918 में, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा है प्रथम भूख हड़ताल। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के जो खिलाफ जो है गांधी जी ने फरवरी मार्च महीना में 1918 में भूख हड़ताल किए हुए थे। वर्ष 1918 में किस शहर में गांधी जी ने सफलतापूर्वक मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो मजदूरों के हड़ताल के नेतृत्व जो करने वाले थे महात्मा गांधी ने किए हुए थे। क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कब शुरू किए हुए थे? तो मजदूरों को काम के बदले दिए गए विरोध के मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। गांधी जी ने वह कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद के जो है संघर्ष से संबंधित था। किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? सूती मिल के कामगारों के लिए किया गया था। आगे बात करते हैं। गांधी जी के हस्तक्षेप के चलते उस बात को कहने पर वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल की हड़तालों में जो मजदूर काम कर रहे थे उसको बोनस के तौर पर कितने रुपए मिलता है, कितने परसेंट वृद्धि हुआ था? तो 35% बोनस मिला हुआ था। तो मिल मजदूर जो है, आपको ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर में 35% और किसान मजदूर में 25% की हिस्सेदारी मिला हुआ था। किसने लेबर टेक्सटाइल
टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में किए हुए थे। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? तो गांधी जी के द्वारा 1918 में किया गया था। गांधीयन इनोवेशन है ना, गांधीयन इनोवेशन गांधी के नवाचार, कम निवेश में अधिक उत्पादन और अधिक लोगों तक ये पहुंचाया जाए, यही गांधी इनोवेशन था। आगे बात करते हैं कि गांधी इनोवेशन शब्द जो है सर्वप्रथम इस प्रयोग का कौन किया? तो प्रोफेसर के सीके प्रहलाद और आर मासेलकर के द्वारा प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं सर। आगे पूछा गया था गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथन पर बात करते हैं। वह अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल बात सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसात्मक समाज और स्वराज्य के केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनरी के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी, ध्यान रखेंगे, गांधी जी की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया था सोचता। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक और आर्थिक सुधार की विधि जो क्या था, और उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करना। ये जो है सामाजिक अस्पृश्यता के लिए क्या था? खत्म करने के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। भारत में नियोजित विकास का विरोध किया है। नियोजित विकास जो है प्राइवेट वाला, मतलब कि क्या होता है कि बड़े बड़े उद्योग का नियोजित विकास का विरोध कौन किया है? तो महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी की सहयोगी अनसुईया बेन बहन थी। अनसुईया बेन जो थी वो बहन थी। सहयोगी जो थे किसके? अम्बालाल साराभाई की। अम्बालाल साराभाई की जो है बहन जो थे अनसुईया बेन। आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन दिया है किन दो नेताओं ने भारत में के दौरान जो है सामाजिक उत्थान किए थे? तिलक और गांधी जी ने किए हुए थे। तो ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं खेड़ा की बात करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह किसानों के समस्या के पक्षों में महात्मा गांधी का सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? अकाल पड़ जाने के बावजूद जो है प्रशासक ने भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं किया था, मतलब कि हमेशा टैक्स लेते रहता था। अकाल पड़ जाने के बाद ये खेड़ा की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व पूछेगा तो महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के किस आंदोलन ने अनुयायी बनने की प्रेरणा मिला हुआ था? तो यही खेड़ा आंदोलन में आपको ध्यान रखेंगे पटेल साहब जो है गांधी जी के अनुयायी बने हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं सर। चैम्सफोर्ड मॉन्टेक्स चैम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं। मॉन्टेक्स चैम्सफोर्ड सुधार है। मॉन्टेक्स ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन प्रारंभ करने के बारे में घोषणा कब किया था? तो 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेक्स के चैम्सफोर्ड के घोषणा सुधार किया गया था। कब? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेक्स के द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कारण थे, और उस समय युद्ध में जारी सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता का भंग करना, ये भी बात सही है। मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार को कठोर अभियोग लगाया गया था। ये सारा चीज बात सही था मॉन्टेस के घोषणा पत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखते हैं भारत में मॉन्टेस चैम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किया था? दिसंबर 1919 में किया गया। मॉन्टेस जो सुधार पर जो है कब लागू किया गया? तो दिसंबर 1919 में किया गया। वर्ष 1919 में सुधारों की भारतीयों के आकांक्षाओं को पूर्ति करने में असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज और स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। स्वराज और स्वशासन के लिए आंदोलन शुरू कर दिए थे, तब गांधी जी ने कर दिए थे गांधी जी ने। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। 1919 में गांधी जी ने असहयोग के लिए आह्वान किया था।
जिसके खिलाफ अंग्रेजों का कौन सा अभियान पारित किया था? तो रेवलेक्ट एक्ट किया गया था 1919 में। रेवलेक्ट एक्ट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? तो सेडिनिसन कमेटी पर आधारित था। तो ये जो ध्यान रखेंगे, रेवलेट एक्ट जो है किस कमेटी के सिफारिश पर? सेडिनिसन कमेटी के सिफारिश पर आपको रेवलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। सेडिनिसन याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, द अनर्निकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं? तो रेवलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेवलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन क्या था? क्यों लाया गया था? तो राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए रेवलेट एक्ट आया था। रेवलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में किया गया था। रेवलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जाना। बिना मुकदमा चलाए आपको बंदी बना दिया जाएगा रेवलेट एक्ट के तहत। मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा, मुकदमे की जो है सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। रेवलेट एक्ट जो है, रेवलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो रेवलेट एक्ट जो जेम्स फूड के समय में ये रेवलेट एक्ट आया हुआ था। तो रेवलेट एक्ट पूछेगा तो किसके समय में आया था? तो ये जेम्स फूड के समय में आया था। रेवलेट एक्ट अधिनियम जो 1919 में समेकिक रूप से क्या है? इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक ले हिरासत में रखने की अनुमति दे दिया गया था। ये आपको रेवलेटिंग एक्ट जो था, शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। ये बात बताया गया था रेवलेटिंग एक्ट में। ब्रिटिश सरकार के कुपेयात जो था, चर्चित कुप्रख्यात रेवलेट एक्ट जो पारित किया गया था, और इसमें इस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दे दिया गया था 1919 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है रेवलेट एक्ट जो है किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न कर देता है? इसमें बात भी है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में अधिकृत कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। ये बड़ा ही काला कानून था। रेवलेट एक्ट जो था बहुत ही काला कानून था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेवलेट एक्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने विरोध किया क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसलिए इसको विरोध किया गया था। रेवलेट एक्ट के विरोध में किसने न लगान देने का आंदोलन चलाया था? रेवलेट एक्ट के विरोध में जो है किसने लगान नहीं देने की बात किया था? सादानंद ने किया था। स्वामी सादानंद के द्वारा बोले हुए थे, रेवलेट एक्ट के विरोध में कोई लगान नहीं देगा। ये सदानंद के द्वारा, स्वामी सदानंद के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का साहसिक कदम क्या था? तो ये अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का साहसिक कदम रेवलेटिंग एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड का नरसंहार के तुरंत बाद घटा हुआ था? रेवलेटिंग एक्ट आया था। जालियांवाला बाग जो घटना घटने के बाद ये रेवलेटिंग एक्ट आया था। किसके कारण यह सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जो है जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नरसंहार की घटना हुआ था? रेवलेटिंग एक्ट के तहत जो है रेवलेटिंग एक्ट जो हुआ था, जो बिना पूछे किसी को जेल में कैद कर दिया जाता था। आगे बात करते हैं, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके बकरीद के अवसर पर गोवध को निषेध किया था? है ना, बकरीद के अवसर पर गोवध को निषेध किया था 1919 में। 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में, 1919 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किया हुआ था। रेवलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? तो 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड वाला बाग में
13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किसकी गिरफ्तारी पर सबसे ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे, जिसके चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? डॉक्टर सैफुद्दीन केचलू और सतपाल की गिरफ्तारी जो हुआ था, और इसी के विरोध में इनके रिहाई करने के लिए मांग दोहराया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रेवलेटिंग एक्ट जो है, रेवलेटिंग एक्ट के विरोध में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का निर्देश जो है, निर्देशित किसने किया था? तो इस कांड को माइकल ओ डायर ने किया था। कौन निर्देशित किया था? माइकल ओ डायर ने दिया था, गोली चलवाया था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हुआ था। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड जो था, चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा हुआ था। इस बात को ध्यान रखें। चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 21 तक ले था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई गई है? गांधी जी के कौन सी घटना जो है असहयोग आंदोलन को जो है अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 को नाडी नडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें देखिए तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जानबूझकर क्रूर हत्या किसने बोला था? तो ध्यान रखेंगे, सीएफ दीनबंधु सीएफ एंड्रूज के द्वारा ये शब्द बोला गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, जानबूझकर हत्या क्रूर किया गया था, तो ये दीनबंधु सीएफ एंड्रूज के द्वारा बोला गया था। किसको मोंटेस ने निवारण हत्या नामक अधिकृत किया था? जालियांवाला बाग का नरसंहार। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य से इस्तीफा देने वाले कौन व्यक्ति थे? शंकरन नायर थे, है ना। कार्यकारी वायसराय के कार्यकारी परिषद से सदस्यता से रिजाइन देने वाले व्यक्ति शंकरन नायर थे। शंकरन नायर, ध्यान रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारियों से विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था? तो ये आपको नाइटहुड उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। एक होता है आयोग, वो शिक्षा से संबंधित है। हाँ, कमीशन पूछेगा तो ध्यान रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। कमीशन याद रखना है, कमीशन वाला जालियांवाला बाग हत्याकांड। और आयोग पूछेगा शिक्षा में, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस ने जांच के लिए जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप किसके कार्य में सौंपा गया था? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इसकी जिम्मेदारी महात्मा गांधी को सौंपा गया था। लंदन में 13 मार्च 1940 में सर माइकल ओ डायल की हत्या किसने गोली मार कर दिया था? उधम सिंह ने कर दिया था। मार्च 1940 में जनरल ओ डायल की मारकर हत्या कर दिया था। प्रमुख घटनाएं और उसके वर्ष जो है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख घटनाएं और वर्ष जो है, ऑन द ऑनरेकल द रेवोल्यूशनरी एक्ट जो है, रेवलेट एक्ट जो है आपको मार्च 1919 में आया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन केचलू की गिरफ्तारी हुआ था 9 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि आपको 30 मार्च 1919 को लौटा दिए थे। और मोंटेस की घोषणा के सुधार जो है 1919 में, मोंटेस की जो घोषणा आया था 1919 में आया था। आगे बात जो है, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ था। सर माइकल ओडायर का बर्थ जो है 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की बर्थ हो गया। अब बात करते हैं विविध में, बात करते हैं विविध का क्वेश्चन क्या है।
किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि अपनी मृत्यु ने मुझे विदुर बना दिया? मदन लाल ढींगरा, मदन लाल नहीं है, मगन लाल सिंह, लाल गांधी, मगन लाल गांधी ने अपनी उनकी उनकी मृत्यु ने मुझे विदुर बना दिया। गांधी जी का जब मृत्यु हो गया था तो ये बात किसने बोला था? मगन लाल गांधी ने बोले हुए थे। गांधी जी की मृत्यु के बाद मुझे विदुर बन गए, तो ये मगन लाल गांधी का मानना था। महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृतियों के सौम्य पैगंबर थे, है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कीजिए। महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृतियों से सौम्य पैगंबर थे, ये किसका स्टेटमेंट था? लेरी कालिस और डोमिनिक कालपेरियर पियरे का डोमिनिक कालपियरे का है। लैरी कालिस और डोमिनिकल पियरे का है। क्या बोले हुए थे? महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के सम पैगंबर है। आगामी पीढ़ी शायद विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस की मानव भी पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। गांधी जी के विषय में किसी व्यक्ति के विचार व्यक्त किया था, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाला समय में कोई विश्वास नहीं करेगा कि गांधी जी ऐसे थे, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति थे, और आने वाला समय में ये बात जो है कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लोग जो है अपना सेल्फी स्वार्थी होते चले जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं सर। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, पुस्तक जो है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, तो किसका पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा महात्मा गांधी पर पूछा। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ द महात्मा गांधी किसका पुस्तक है? तो ये लिखे हुए थे, लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एट द फीट ऑफ गांधी जी ने पुस्तक के नाम से ये पुस्तक लिखे। किस आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित है? खेड़ आंदोलन से है, खिलाफत आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़े हुए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी नहीं किया है? स्वदेशी आंदोलन और बारदोली का नेतृत्व नहीं किए हैं, है ना? नेतृत्व नहीं किए हैं, स्वदेशी और बारदोली का सत्याग्रह करना ही किए हुए थे। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बायोकम सत्याग्रह में। स्वाधीनता स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन था? C.F. एंड्रू, जिसे दीनबंधु के नाम से जानते हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय गांधी जी के करीबी फ्रेंड कौन था, मित्र कौन था? C.F. एंड्रू, जिसे दीनबंधु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन पर बात करते हैं। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल बात सही है। और सहयोग आंदोलन शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी किया था। ये बिल्कुल सारी चीज बातें गांधी जी के बारे में सब सारे चीज कथन सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन तक जो है गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थे? तो नागपुर के अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये तो पूछने वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्योंकि आपको याद ही है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है गांधी जी का ये पुस्तक है। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी जो है मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई है, गुजराती भाषा में। आगे क्वेश्चन में, महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य कथन पर तीनकटीय पद्धति का वर्णन किया है, बिल्कुल बात सही है। आत्मकथा में सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इनमें वर्णित किया गया, बिल्कुल बात सही है। इसने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का भी वर्णन महात्मा गांधी ने आत्मकथा में बात किए हुए हैं।
हाँ, क्वेश्चन है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये किसका पुस्तक है? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो है महात्मा गांधी का ये पुस्तक है, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन का सदस्यता ग्रहण किया था? तो यह होम रूल का सदस्यता ग्रहण किया था 28 अप्रैल 1920 में। जब दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी आए थे तो किस संगठन का सदस्यता ग्रहण किया था? तो होम रूल किया सदस्यता आपको 28 अप्रैल 1920 को ग्रहण किए हुए थे। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स रीडर्स बोला है? प्रोफेशनल रीडर्स बोला है, रीडर्स बोला है। मार्टिन ग्रीन ने बोला है, मार्टिन ग्रीन ने क्या कहा है? प्रोफेशनल रीडर्स बोला है, प्रोफेशनल रीडर्स बोला है, मार्टिन ग्रीन के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मुड़ा हुआ था? तो जनता की ओर मुड़ा हुआ था, जनता की ओर मुड़ा हुआ था। गांधी जी के राष्ट्रवाद का जो है मुंह जो है दिन पर दिन किनकी ओर मुड़ा हुआ था? तो जनता की ओर था। महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को, 20 दिसंबर 1919 को, है ना। गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ में कब गए थे? 20 दिसंबर 1920 को धमतारी रामपुर में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ गए थे 20 दिसंबर 1920 को। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं गांधी जी के जो है उनके प्रमुख जो है घटनाएं देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ये गांधी जी के समय के। अहमदाबाद मिल मजदूर जो है फरवरी मार्च 1918 को हुआ था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है 22 मार्च 1918 को, 22 मार्च 1918 को। और सहयोग आंदोलन जो है 1920 20 और 22 में, 20 और 22 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन आपको 20 और 22 में। बारदोली सत्याग्रह जो है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो क्या बताएगा? 1930 बताइएगा सविनय अवज्ञा। भारत छोड़ो के जो है, भारत छोड़ो 1942 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। चंपारण 17, अहमदाबाद 18, खेड़ा 18, असहयोग 20 से 22, बारदोली 28 में, सविनय आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलिए ये जो जो बात जो था, अब आगे बात करेंगे